नमस्कार, आपकी घड़ी में 5 बज चुके होंगे और रोज की तरह श्वेता और अनंत ये खास बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। हमारी कोशिश यही कि हर वो खबर जो आपके सरोकार की है वो इस बुलेटिन में रखें और खबरें थोड़ा हटके वो भी इस कार्यक्रम में हम रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे की। बाली में G20 सम्मेलन संपन्न हुआ जिसमें इंडोनेशिया ने भारत को G20 समिट की अध्यक्षता सौंप दी। अभी तक इंडोनेशिया इसकी अगुवाई कर रहा था, लेकिन 1 दिसंबर से भारत इसका अध्यक्ष होगा। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम मोदी ने बाली में दुनिया के कई बड़े नेताओं के साथ अलग से ताबड़तोड़ बैठकें की। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की, साथ ही वो जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से भी मिले। आपको बताते हैं कि आखिर ये G20 समूह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल ये संगठन दुनिया भर में होने वाले व्यापार का 75% से ज्यादा और दुनिया की लगभग 2/3 आबादी की अगुवाई करता है। खास बात यह है कि ये समूह दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का गठजोड़ है। ऐसे में इसकी अगुवाई करना भारतीयों के लिए गर्व की बात है। तो इंडोनेशिया में आपको हम बता दें, ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे थे तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से उनकी मुलाकात हुई। बीच में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जब इंडोनेशिया से, क्योंकि इंडोनेशिया अध्यक्षता कर रहा था G20 समिट की और अब भारत को जब अध्यक्षता सौंपी उसके बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जर्मन चांसलर से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री की तस्वीरें और फिलहाल प्रधानमंत्री बाली से रवाना हो चुके हैं भारत के लिए। तो भारत अब G20 का नया बॉस बन गया है। दुनिया के 20 बड़े देशों के इस समूह की अगुवाई 1 दिसंबर से भारत करने वाला है। इससे पहले भारत की कूटनीति इंडोनेशिया के बाली में परवान चढ़ती दिखी। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने यह जिम्मेदारी सौंपे जाने पर धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने कहा कि G20 का जिम्मा भारत ऐसे समय में ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय में विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देख रहा है। उन्होंने वहां पर मौजूद तमाम राष्ट्राध्यक्षों को भरोसा दिलाया कि भारत अध्यक्ष के तौर पर अपनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को बखूबी समझता है और भारत की कोशिश रहेगी कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए, सकारात्मक पहल करे, जिससे कि दुनिया में शांति स्थापित हो, दुनिया में विकास की नई राहें खुलें और लोगों की जीवन में सहूलियत आने की दिशा में तमाम देश मिलकर काम करें। G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में वुमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। एक्सेलेंसीज, G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए
गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाली में G20 शिखर सम्मेलन से अलग कुछ वैश्विक नेताओं के साथ वहां के सबसे बड़े जंगल की सैर भी की। इतना ही नहीं, उन्होंने वहां पौधे भी लगाए। इसके लिए वहां पहुंचे हर नेता को एक छोटा मैंग्रोव का पौधा दिया गया था। आपको बता दें कि मैंग्रोव ऐसे पेड़ों या फिर झाड़ियों को कहा जाता है जो समुद्र तट के किनारे उगते हैं। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मैंग्रोव वन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ चलते हुए नजर आए। देखिए, वहीं की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इंडोनेशिया में, जब मैंग्रोव वन का दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री और तमाम राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंचे। बेहद खूबसूरत तस्वीर, एक साथ कई प्रण यहां पर लिए गए। बड़ी टीम के साथ भारत जा रहा है, तो ऐसी बात है कि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि अब बात गुजरात विधानसभा चुनाव की। दरअसल गुजरात में जीत हासिल करने के लिए सभी सियासी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच अहमदाबाद से आई एक तस्वीर की खूब चर्चा हो रही है। असल में वहां बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान अग्रसर गुजरात के तहत प्रधानमंत्री मोदी की एक रेप्लिका तैयार की है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को देखते हुए दूर दूर से लोग इस रेप्लिका को देखने पहुंच रहे हैं। लोग रेप्लिका को देख भी रहे हैं, साथ ही इसके साथ फोटो भी खिंचवा रहे हैं। सेल्फी लेने वालों की तो मानो होड़ सी लगी है। रेप्लिका लोगों को काफी आकर्षित कर रही है। अभी उत्साह बहुत है यहाँ, और भाजपा सरकार द्वारा किए गए काम भी यहाँ बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं। और जो हमारे धारासभ्य बनने जा रहे हैं वो भूषण भट्ट जी, उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया है यहाँ रहकर। लोग इधर रेगुलर आ रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, 3 दिन से रखा हुआ है, तो ये लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है इससे कि कुछ नया देखने को मिल रहा है उनको इस बार। मोदी जी की लोग चाहना ही है, क्योंकि जब से हमने ये स्टैच्यू यहाँ पे उनका सेल्फी पॉइंट के तौर पे लगाया है, तो हमारे विस्तार के, हमारे वार्ड के नगरजन तो लाभ लेते ही है, लेकिन पूरे अहमदाबाद शहर से लोग, बच्चे, बूढ़े, कोई भी किसी भी उम्र के लोग इनके साथ सेल्फी पड़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो ये मोदी जी की बहुत बड़ी लोकप्रियता है, जो उत्साहभेर यहाँ पे उसका सब लोग लाभ ले रहे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में इन दिनों एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी लगाई गई है। इसे वैक्सीन इंजेक्शनिंग होप नाम का दिया गया है। इसके जरिए कोरोना का टीका हासिल करने की कोशिशों की कहानी बताई जा रही है। साथ ही दिखाया गया है कि वैक्सीन के मामले में भारत कैसे कई देशों के लिए मददगार बना और दुनिया में लाखों लोगों की जान बचाई। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये प्रदर्शनी नवंबर से शुरू होकर सितंबर 2025 तक चलेगी, जो दिल्ली, मुंबई से होते हुए कई शहरों में जाएगी। इस यात्रा प्रदर्शनी के 20 लाख लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है। ये प्रदर्शनी आधुनिक वैक्सीन निर्माण की कहानी, इसके मानवीय पक्ष के साथ इसके कई पहलुओं के बारे में भी बताएगी। यानी कि पूरी जानकारी आपको देगी कि किस तरह से कोरोना आने के बाद हमारे यहां यानी कि भारत में वैक्सीन डेवलप की गई, और न सिर्फ भारतीयों को बल्कि पूरी दुनिया को इस वैक्सीन ने फायदा पहुंचाया और कई लोगों की जान बचाई। ये हमारा सेकेंड एग्जीबिशन है जो हम साइंस म्यूजियम ग्रुप के साथ किया है। पहले हमने 2019 में सुपर बग्स द एंड ऑफ एंटीबायोटिक्स का एक एग्जीबिशन बनाए थे। अभी हमने ये कोविड के ऊपर, जब स्पेशली क्या हुआ, जब कोविड से लास्ट 2-2.5 साल हम लोग, आप जैसे बताए, हम लोग सभी बहुत परेशान थे, तो कैसे हमने उसको ओवरकम किया है, क्या हमारा साइंटिस्ट ने किया है, क्या हमारा डॉक्टर्स ने किया, हमारा हेल्थ वर्कर्स ने किया है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है कि आज हम लोग फिर हमारा नॉर्मल डे टू लाइफ में हम लोग वापस आ पाए। तो वो ये एग्जीबिशन के दौरान हम लोग ये दिखाने चाहते हैं लोगों को कि कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर साइंटिस्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स इन डेवलपिंग द कोविड वैक्सीन। देश भर में कोरोना के बाद जो हालात बने, उसके बाद वैक्सीन डेवलप की गई, और वैक्सीन के डेवलपमेंट के बाद किस तरीके से आम जन तक वैक्सीन को पहुंचाया गया, उसको लेकर एक जर्नी तैयार की गई है। हालांकि इसको लेकर साइंस म्यूजियम में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, और ये प्रदर्शनी
देश के अलावा विदेशों में और लंदन तक में इस प्रदर्शनी को वहां पर लगाकर ये समझाया जाएगा कि आखिर वैक्सीनेशन और वैक्सीन को लेकर भारत ने किस तरीके से अग्रणी भूमिका अदा की थी। फिलहाल जिस बस को आप देख रहे हैं, ये बस देश भर में घूमेगी और वहां पर जाकर ये समझाएगी कि आखिर पिछले 2 साल में किस तरीके से भारत ने एक बड़ी भूमिका अदा करी है वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर और विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई है। और इस बस के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या क्या कैसे कैसे चीजों को यहां पर प्रदर्शित किया गया है, ये समझाने के लिए कि जो एग्जीबिशन है वो इस प्रकार की एग्जीबिशन है कि कोरोना के दौर में जो हालात बने थे वो परिस्थितियां यहां पर प्रदर्शित की गई हैं। अब आप देखेंगे भ्रमणशील प्रदर्शनी वैक्सीनेशन आशा की, यहां आप कोरोना वायरस आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा कुछ टेम्पलेट्स यहां पर नजर आ रहे होंगे। पूरी तरीके से इस वॉल में दिखाया गया है कि आखिर कितने अरब लोगों को यहां पर टीकाकरण किया गया, कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो कितने दिन में डेवलप की गई और किस प्रकार ये मील का पत्थर साबित हुई। तो ये पूरी बस जो है वो शुरुआती दौर में दिल्ली से निकलकर हरियाणा जाएगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र और देश भर में घूमकर ये बस इस बात का प्रचार करेगी, लोगों को जनजागृत करेगी कि आखिर कोविड के बाद किस तरीके से जो परिस्थितियां बनी उसमें टीकाकरण को लेकर भारत सरकार ने कैसे अग्रिम भूमिका अदा करी। कैमरा पर्सन अभिषेक बाई के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूरे राज्य के साथ अयोध्या के आर्थिक कायाकल्प का प्लान बनाया है। यानी आने वाले दिनों में रामनगरी अयोध्या सिर्फ धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के लिए ही नहीं जानी जाएगी, बल्कि एक औद्योगिक केंद्र के तौर पर भी अयोध्या को नई पहचान मिलेगी। इसके लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। असल में फरवरी के महीने में यानी कि अगले साल उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होना है। उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए करीब 13,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य अयोध्या में रखा गया है और इसके लिए विभागों के टारगेट भी सेट कर दिए गए हैं। औद्योगिक विकास विभाग को 11,000 करोड़ रुपए, जबकि एमएसएमई यानी कि लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 1,600 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया गया है। इतना ही नहीं, वहां पुराने उद्योगों की कार्यक्षमता भी बढ़ाई जाएगी। निवेश करने वालों को राज्य सरकार सब्सिडी देगी, जिससे वहां नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश के लिए ये ग्लोबल समिट हो रही है और ग्लोबल समिट किसी स्पेसिफिक एक प्लेस के लिए नहीं हो रही है, बल्कि पूरे राज्य के विकास की गति को कैसे तेज बढ़ाया जाए उस दृष्टि से हो रही है। अयोध्या पर तो ऐसे ही पहले से बहुत बड़ा काम चल रहा है। अयोध्या के विकास का सर्वांगीण तरीके से इसके विकास की, इनकी रोडें ठीक की जा रही हैं, घाटों का निर्माण किया जा रहा है, होटल्स को बुलाए जा रहे हैं, साथ साथ में जो है वो अनेक जो तीर्थ स्थल हैं उनको भी व्यवस्थित किया जा रहा है, तो वो काम चल रहा है। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है फरवरी 2023 में, उसके लिए औद्योगिक विकास विभाग को 11,000 करोड़ निवेश कराने का लक्ष्य दिया गया है जनपद में और एमएसएमई को 1,600 करोड़ रुपए दिया गया है। इसके लिए औद्योगिक विकास विभाग और जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से, दोनों के माध्यम से ही प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अभी जो सरकार 11,000 करोड़ लाने की योजना ला रही है, उससे छोटे व्यापारी, मध्यम वर्गीय व्यापारियों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अगर उस योजना को वास्तविकता में जमीनी रूप से उस पर कार्य किया जाए। तो इस तरीके से अगर गवर्नमेंट इस तरीके का कोई भी फेस लाती है तो इससे हम व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, खासकर जो व्यापारी बाहर जाकर के व्यवसाय करने पे निर्भर हो जाते हैं, उनको अयोध्या में ही तमाम प्रकार के व्यवसाय के ऑप्शन मिलेंगे। तो उससे अयोध्या का बहुत अच्छा और पूर्ण विकास उस तरीके से हो पाएगा। उत्तर प्रदेश के झांसी में रेल कोच रेनोवेशन फैक्ट्री का काम पूरा हो चुका है। वहां ट्रेन के डिब्बों और उनके इंजन की मरम्मत की जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कारखाना आधुनिक तकनीक से लैस है। वहां रोबोटिक कोच पेंट बूथ बनाए गए हैं, जिसका मतलब यह है कि रोबोट रेल के डिब्बों पर पेंट करेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें इसके अलावा देश की सबसे हाईटेक वंदे भारत ट्रेन के कोचों की मरम्मत भी यहीं पर होगी। फिलहाल कारखाने में मशीनरी टेस्टिंग का काम चल रहा है। जल्द ही मरम्मत और रखरखाव का काम भी शुरू हो जाएगा। इस कारखाने का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही झांसी जा सकते हैं। और पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से सड़कें ढक चुकी है। जी हां, इसने गाड़ियों के पहिए थाम दिए हैं। ऐसे में सड़कों पर डेरा जमाए बैठी
बर्फ को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान यहां चलाया जा रहा है। लद्दाख में जोजिला दर्रे के पास जगह जगह टीमें बर्फ हटाने के काम में लगी हुई हैं। वहां मशीनों के जरिए बर्फ को काटकर साइड किया जा रहा है। बर्फ को हटाने के लिए नई तकनीक वाली मशीनों को लगाया गया है। इनकी खूबी यह है कि ये बर्फ को चीरते हुए तेजी से आगे निकल जाती है। वहां गाड़ियों के लिए रास्ता खोलने के लिए कई टीमें दिन रात काम कर रही हैं और ये काम लगातार जारी है। कोशिश ये है कि बर्फबारी की वजह से इस इलाके में, वैसे ही जो दुर्गम इलाका है, सड़कें ज्यादा लोगों को परेशानी ना हो सड़कें रुकने की वजह से।